हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन देखी थी स्टेट्स ऑफ मैटर की। हमने देखा था भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट बेसिकली होती क्या है और वो कैसी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे चलने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप सबको कहा था भी जो सॉलिड स्टेट होता है वो आपको 12th की क्लास के अंदर देखने को मिलेगा, जो लिक्विड स्टेट है वो आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा और गैसियस स्टेट जो है वो +1 के सिलेबस में है। एक और चीज़ आप सबसे क्लियर कर दूं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे भी मैम ये टॉपिक क्या कट हो गया है, क्या ये कट हो गया, तो वो पूछ रहे थे भी आप हमें उस अकॉर्डिंगली करवाइए। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF, जो कि गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको डिलीटेड सिलेबस मिल जाएगा। वहाँ से आप देख लीजिए जो सिलेबस डिलीटेड है स्टूडेंट्स। अगर तो आपको लगता है भी देखो हर टॉपिक जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, टू बी वेरी ट्रू, अगर मैं कोई चीज़ अब बता रही हूँ तो उसका कहीं ना कहीं आगे जाके रोल है, ठीक है। इस वजह से मैं कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने सारे बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स को कवर करना है, ठीक है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है भी कोई CBSE बोर्ड को बिलोंग करता है, कोई हरियाणा बोर्ड का होगा, कोई पंजाब बोर्ड का होगा, तो डिफरेंट बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं। अगर आप वो वाला लेक्चर मतलब वो वाला टॉपिक नहीं देखना चाहते जो डिलीटेड है और जो डल चुका है, ठीक है, होंगे बीच में से ऐसे कई टॉपिक जो डिलीट हो चुके हैं सिलेबस में से CBSE के या जैसे भी, तो आप वो वाला स्किप कर दीजिए लेक्चर अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन अगर मेरी मानेंगे तो आप उसे करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। अब आगे चलने से पहले मतलब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गैस लॉ। हम स्टडी करेंगे भी गैस लॉ क्या होता है, और सबसे पहला इंपॉर्टेंट गैस लॉ हमारा होता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ठीक है, पता है क्या है, जो आज का वीडियो लेक्चर है ना, ये सारा का सारा मैं एक ही लेक्चर बॉयल्स लॉ पे बनाऊंगी। है तो वैसे तो और भी लॉ, लेकिन बॉयल्स लॉ क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पर मैं आपको क्या करूँगी, एक तो मैं आपको स्टेटमेंट लिखवाऊंगी। स्टेटमेंट मतलब कि डेफिनेशन क्या होती है भी बॉयल्स लॉ हमें क्या स्टेट करता है। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। भी अगर मुझे बॉयल्स लॉ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैं किस प्रकार से कर सकती हूँ। और थर्ड चीज़ क्या है मेरे स्टूडेंट्स, थर्ड चीज़ जो है मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराऊंगी। तो मतलब अगर आपको एग्जामिनेशन में, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल आता है नॉर्मल, आप उसे भी सॉल्व कर पाएँ। सेकेंड चीज़ अगर कोई ग्राफ देखने को मिलता है लाइक बॉयल्स लॉ से रिलेटेड, आप उसे भी कर पाएँ। सो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले देखने वाले हैं व्हाट इज गैस लॉ एंड फर्दर हम देखेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में। सो वीडियो लेक्चर पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर, और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब जैसे कि मैंने आपको बोला गैस लॉ क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए गैस लॉ। देखो गैस लॉ हमें पता है जो हम डील करने वाले हैं गैसियस स्टेट से डील करने वाले हैं। और ये जो लॉ है ये बेसिकली ये कहता है भी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन 3 में से क्या है, 2 के बीच में रिलेशन जो है वो गैस लॉ स्टेट करता है। कब स्टेट करता है, अगर तीसरी फिजिकल क्वांटिटी को भी कांस्टेंट रख दिया जाए और अमाउंट ऑफ गैस को भी कांस्टेंट रख दिया जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आप लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन, law which shows relation between any 2 quantities like pressure, volume, टेम्परेचर। मतलब इन तीनों में से 2 के बीच में रिलेशन निकालेंगे और जो तीसरा रह जाएगा डियर स्टूडेंट्स उसको हमने क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। while third is kept as constant, थर्ड को हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। एंड अमाउंट ऑफ गैस is also constant। तो गैस लॉ की डेफिनेशन क्या स्टेट करती है भी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैं कहूँ प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इन 3 में से कोई भी 2 के बीच में रिलेशन निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में निकाल रहे हैं तो जो थर्ड हमारी क्वांटिटी है वो टेम्परेचर, उसे कांस्टेंट रख दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको अमाउंट ऑफ गैस जो है उसे भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा।
ठीक है, क्लियर है। तो आप फटाफट से डेफिनेशन को नोट कीजिए। अब मैं आपको जो पहला टॉपिक स्टूडेंट्स बताने वाली हूँ वो आता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम बॉयल्स लॉ। अब देखो जितने भी लॉज हैं उनमें यही करना है, दो के बीच में रिलेशन और तीसरा जो है वो कांस्टेंट प्लस अमाउंट ऑफ गैस भी क्या हो जाएगी हमारी, कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, सो हेडिंग डालिए बॉयल्स लॉ। ये भी थोड़ा सूख जाएगा, मैं इसको थोड़ा डबल कर दूंगी। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ की स्पेलिंग BOYLES, बॉयल्स लॉ जो है बेसिकली बॉयल्स लॉ के अंदर क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला हम डेफिनेशन नहीं स्टेटमेंट बोलेंगे। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है, बी क्या स्टेट करता है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है। सो स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बता दूं, बॉयल्स लॉ के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाला जाएगा और थर्ड जो क्वांटिटी है जो कि है टेम्परेचर। देखो तीन क्वांटिटी कौन सी, सॉरी, उसे याद करने के लिए PVT, ये तीन क्वांटिटी है। ठीक है, तो इन तीन क्वांटिटी में से मैं कहती हूँ भी प्रेशर और वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में मैंने रिलेशन निकाल दिया। तो जो मेरी तीसरी क्वांटिटी है टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इतना तो क्लियर है, इतना तो इजीली समझ आ रहा है ना। तो अब स्टेटमेंट भी यही होगी, द लॉ इन विच, द लॉ, या फिर ऐसे लिख लो, द लॉ विच स्टेट्स, द लॉ विच स्टेट्स relationship between pressure and volume when temperature is kept constant as well as amount of gas इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो अमाउंट ऑफ गैस भी हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है। तो देखिए इस केस में मैंने आपको क्या बोला, अभी ऐसा लॉ जो क्या बताता है, हमें रिलेशनशिप स्टेट करता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और वो टेम्परेचर को उस टाइम पर हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और अमाउंट ऑफ गैस को भी क्या रखेंगे, कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स देखो साथ ही ये लॉ क्या स्टेट करता है, व्हेन इट फाइंड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो उस टाइम पर हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर, इट ऑल्सो स्टेट्स, ऐसे लिखना, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब एक बात बताइए, प्रेशर जब वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मेरा एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, मानते हो? ये तो बहुत इजी सी चीज थी भी, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बोला इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए, क्योंकि बॉयल्स लॉ यही स्टेट करता है भी हम रिलेशन बता रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और वो रिलेशन क्या है भी, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आते हैं जिसे हम बोलते हैं K। ठीक है, तो अब मैं इसको हटाने के लिए लिख सकती हूँ P = K × 1/V। ठीक है, इधर P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, और K जो है ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। फटाफट से डेफिनेशन को लिखिए, मैं क्या करूँगी इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिखूंगी। अब कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट्स भूल जाते हैं भी किस लॉ के अंदर कौन सी दो चीज़ों को कांस्टेंट रखा गया। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा मतलब एक हिंट दे देती हूँ जिससे आपको याद भी रहेगा, है ना। एक बार मैं डेफिनेशन इरेज कर रही हूँ। सो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको स्टेटमेंट लिखवा दी थी, अब आप लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला, या फिर आप लिख सकते हैं मैथमेटिकली डिराइव्ड, है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो जो आपको कंफर्टेबल है। मैंने आपको बोला भी प्रेशर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा वॉल्यूम के। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आए जिसे हम बोलते हैं K। तो K × 1/V, है ना। अब मेरे को एक बात बताइए स्टूडेंट्स भी, अगर मैं इसे याद करना चाहूँ, आपको एक इक्वेशन याद होगी आइडियल गैस की, वो होती है PV = nRT। अगर किसी को नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं है, आप देखिए ये एक इक्वेशन है जो हर फॉर्मूला में आपको कहीं ना कहीं ये स्टेट करेगी भी ये रिलेशन कहाँ से आया। PV = nRT।
अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला भी दो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक एक हो गया प्रेशर, एक हो गया वॉल्यूम, इनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो तीसरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है टेम्परेचर। और n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ मोल्स। मैंने आपको कहा था अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है, अगर अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है उसकी कांस्टेंट है, तो n भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और r की वैल्यू भी फिक्स्ड होती है, आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या है? फिक्स्ड है। मतलब कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है कुछ ना कुछ, तो ये क्या है? कांस्टेंट K है। समझ पा रहे हो? देख पा रहे हो? PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हमने K बोला। अगर मैं इस V को नीचे ले आती हूँ, ये हो जाएगा K इंटू 1/V। ये क्या स्टेट करता है? अभी प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के। समझ पा रहे हो? पक्का क्लियर कर पा रहे हो? तो ये पता चल गया भी हमने याद कहाँ से किया। अब एक और चीज स्टूडेंट्स, अब देखिए भी इसका बेसिकली जो एक्सप्रेशन, जो मेन एक्सप्रेशन होता है, भी फॉर्मूला क्या है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्लियर करवा दी, स्टेटमेंट को याद करने के लिए आपको ये बता दिया PV इज इक्वल्स टू nRT। याद रखिए, आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाकी दो वैल्यू कांस्टेंट है, तो PV K के इक्वल आ गया। ठीक है, मतलब कि इसको उधर ले जाओ तो PV क्या हो जाएगा? K इंटू 1/V, मतलब इन्वर्सली है। ठीक है, अब एक और चीज स्टूडेंट, जो आपको पेपर में इस चीज को एक्सपैंड करके आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है। PV K के इक्वल होता है, तो मैं कह सकती हूँ भी P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से डिराइव होता है भी P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, यानी कि प्रेशर जो फर्स्ट का है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है फर्स्ट के वॉल्यूम से, और जो प्रेशर है सेकंड का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम जो सेकंड का है। और ये जो चीज़ है ये K के मतलब इक्वल है, ये भी चीज़ K के इक्वल है, तो ये इनडायरेक्टली एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। तो मैथमेटिकल जो इसका फॉर्मूला आता है वो आता है P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। अब आपको पता है क्या दिया जाएगा पेपर में? आपको दिया जाएगा भी एक आपके पास क्या है, कोई गैस सिलेंडर है, उसका प्रेशर आपको दे दिया, मतलब इनिशियल प्रेशर उसका दे दिया आपको भी 2 atm है। ठीक है, और उसका वॉल्यूम जो आपको दे दिया जाता है वो दे दिया जाता है 5 ml। वो कहता है जब बाद में जो उसका प्रेशर है वो है नियर अबाउट 4 atm, पूछता है V2 निकालो। P1 दे रखा है, V1 दे रखा है, P2 दे रखा है, सीधा फॉर्मूला लगाओ और V2 निकालो। सबसे इजी थिंग है, सबसे इजी, लेकिन इतना इजी भी नहीं है। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है और एग्जामिनर इतना सिंपल आपको नहीं देगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो अब आपको ये तो पता चल गया अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। सबसे सिंपलेस्ट जो टाइप 1 थी आपको बता दिया है अभी, इस 4 वैल्यूज में से कोई 3 आपको दे दी जाएगी और चौथा निकालना है, ये तो कन्फर्म है, और सिंपलेस्ट दिया जाएगा। ये है फर्स्ट टाइप। अब टाइप नंबर 2 जो मैं आपको बताती हूँ उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं। आपको मैंने बोला भी ये जो सारी चीज़ है ये कांस्टेंट है, इसको अपन ने K से रिप्लेस किया, तो मैं कह सकती हूँ भी K जो है स्टूडेंट्स ये nRT के इक्वल है, कह सकती हूँ ना भी। ये K लिया हमने सारा कुछ कांस्टेंट हटाने के लिए, तो K जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन हुआ टेम्परेचर के। देखो एक ना आपको जनरल मैं बोलूँ, जो कई बच्चे होते हैं मैथमेटिक बैकग्राउंड के नहीं है, उनको लगता है भी हमसे याद नहीं होता क्या डायरेक्टली क्या इन्वर्सली। उनको एक चीज़ बता दूं, अगर इसके साथ कुछ लगे तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली होंगे। जैसे ये है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होंगे। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। देखो ये इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इन्वर्सली मतलब 1 करके। और अगर ये इसके सामने इक्वल टू करके सामने है तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे K जो इसके सामने इक्वल टू करके तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्टली है तो ये क्या आ जाएगा भी K की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, मतलब सॉरी टेम्परेचर की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो उसका K भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब आपको वो कई क्वेश्चन में क्या करेगा, कोई ग्राफ वगैरह दे देगा, T1 एक टेम्परेचर दिखा देगा, एक T2 एक T3 दिखा देगा, आपसे पूछेगा भी आप ये बताइए हमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर में पुट कीजिए। आपने क्या करना है, K की वैल्यू चेक करनी है उसके अंदर, जिसके अंदर K की वैल्यू ज़्यादा उसके अंदर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि K जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करवाऊंगी आगे जाके क्वेश्चन, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कहीं बाद में आपको भी ये K इज इक्वल्स टू nRT कहाँ से है ना। तो इसको हम कहते हैं भी ये सारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हमने K से रिप्लेस किया तो K इज इक्वल्स टू nRT होता है। ये सिर्फ बॉयल्स लॉ के केस में है भी nRT कांस्टेंट है, क्योंकि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और हम ग्राफ निकालते हैं या हमें कहीं रिलेशन निकालते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब सेकेंड हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन की टाइप करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप क्लियर है, सेकेंड टाइप देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे चलने से पहले अब आपको इसको मतलब मैं कहूँ भी हम ना इसको एग्जाम मतलब इमेजिन करके देखते हैं भी बेसिकली कैसे हो सकता है। देखो मैंने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, मैंने यहाँ सिलेंडर ड्रॉ किया, ये मेरा क्या सिलेंडर है, और इस सिलेंडर पे मैंने क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया।
और ये जो मेरा है ना, ये मूवेबल पिस्टन होता है। मूवेबल मतलब जो ऊपर नीचे जिसे हम कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, सिलेंडर, और ये मेरा क्या है, पिस्टन है जो कि मूवेबल है। तो आप लिख लीजिएगा मूवेबल पिस्टन। अब देखो स्टूडेंट्स, इस सिलेंडर के अंदर गैस फिल्ड है। आपको पता है गैस कहाँ पे फिल होती है? गैस हम ये तो है नहीं ना ओपन कंटेनर में रखेंगे, हमेशा क्लोज कंटेनर के अंदर गैस को रखेंगे। तो इसके अंदर आप देखिए ये पिस्टन लगा हुआ है, मतलब ये यहाँ से बंद है, मानते हो? क्या गैस ऊपर एस्केप हो सकती है? नहीं, गैस ऊपर एस्केप नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऊपर से बंद है और ये सिलेंडर के अंदर फिक्स्ड है। तो मैं लिख सकती हूँ भी यहाँ पर हमारी गैस प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल है। अब मैं अगर आपको बोलूँ भी ये जो मेरा वॉल्यूम होगा, ये मेरा वॉल्यूम होगा V1, और इसके अंदर जो गैस है उसका कुछ प्रेशर होगा, वो होगा P1। P1 इसका प्रेशर है, और ये वॉल्यूम V1 जो है, वॉल्यूम देखो। अब आपको मैं कहूँ भी मुझे किसी गैस का वॉल्यूम बताओ, आप कैसे बताओगे? वो जिस भी कंटेनर के अंदर फिल्ड होगा ना, उसका वॉल्यूम ही उस गैस का वॉल्यूम होगा। तो ये जिस सिलेंडर में फिल्ड है, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, जैसे इतना है, इस एरिया में गैस है, तो ये जो वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है, इसे V1 लिया। अब खुद सोच के देखिए, ये पिस्टन मूवेबल है। मैं कहती हूँ भी यहाँ पर जो अंदर वाला प्रेशर है ना स्टूडेंट्स, ये अंदर वाला प्रेशर किसका है? गैस का, जिसे मैं P प्रेशर ऑफ गैस यानी कि P गैस लिख सकती हूँ। और ये मेरा जो ऊपर से इस पे लगता है ना, वो होता है P एक्सटर्नल। वो क्या होता है स्टूडेंट्स? P एक्सटर्नल, मतलब बाहर वाला प्रेशर। अब एक बात सोच के बताओ, पिस्टन होता है जिसे ऐसे धक्का दे सकते हैं, ऐसे। तो मैं आपको बोल रही हूँ भी P एक्सटर्नल स्टूडेंट्स। P एक्सटर्नल का मतलब क्या है? मैं ऊपर से नीचे तक ना उसको दबाऊंगी। अब अगर मैं इसे दबाऊंगी तो मुझे बताओ क्या वॉल्यूम कम होगा? ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगा। तो जो ना मेरा नया डायग्राम यहाँ बनेगा, आप देखिए, फिर से सिलेंडर मैंने ड्रॉ किया। तो मैं आपसे कह रही थी भी अगर P इस केस के अंदर P एक्सटर्नल और P गैस जो है इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इतना ही लिया है ना, मतलब इस टाइम पर P गैसियस और P एक्सटर्नल इक्वल है। अगर मैं ऊपर से प्रेशर लगाती हूँ, मैं ऐसे ऊपर से प्रेशर लगाऊंगी, एक बात सोचिए, मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगी तो पिस्टन नीचे आएगा। पिस्टन नीचे आएगा तो क्या इसका वॉल्यूम कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा। अब देखिए, अब पिस्टन नीचे आ गया, पिस्टन नीचे आ गया तो ये वॉल्यूम रह गया। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर वॉल्यूम ये था V1, पिस्टन जो P एक्सटर्नल था। P एक्सटर्नल कैसे लगेगा? जब ऊपर से वेट लगेगा, वेट लगा तो ये नीचे आया, नीचे आया तो V2 हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। मतलब क्या हुआ इसका? प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? भी प्रेशर इंक्रीज है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शन हुआ। तो इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसे इमेजिन करके भी देख सकते हैं भी प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा वॉल्यूम के, डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, फर्दर आपने क्या करना है? इसको K, इस प्रोपोर्शनैलिटी को K से रिप्लेस कर दो। क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू K इंटू 1/V। और फिर आपको पता है भी हम क्या कर सकते हैं, इस V को यहाँ ले आएंगे, क्या आ जाएगा? PV इज इक्वल्स टू K, और फिर इसका एक फॉर्मूला आ जाएगा P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। क्लियर है? अब आप क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से डायग्राम बना लो, क्योंकि डायग्राम करोगे ना तो आपको मतलब समझ आ जाएगा। यहाँ लिख भी लेना भी P एक्सटर्नल जब हमने ज़्यादा कर दिया P गैस से, मतलब ऊपर वाला जो प्रेशर है वो ज़्यादा कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। फटाफट से रिवाइज करो, स्टेटमेंट रीड करो जितने में मैं रेज कर रही हूँ, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लो। होपफुली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अब समझ आ गया होगा, है ना। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं सारे टाइप के क्वेश्चन लूँगी। सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं मेरे पास कॉपी है, मैं इससे क्वेश्चन देख के यहाँ पर लिख रही हूँ और फिर सॉल्व करवाऊंगी। सो देखिए क्या क्वेश्चन है। प्रेशर ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑफ अ गैस, एक गैस का जो प्रेशर होता है डियर स्टूडेंट्स, कन्फाइंड इन अ सिलेंडर। कन्फाइंड मतलब कि उसके अंदर इतना प्रेशर रखा गया है। Okay, so pressure of a gas confined in a cylinder of volume 10 liters is 2 atm. Is कितना students? Is 2 atm, right? तो अगर मैं आपको कहूँ what will be the volume, what will be the volume if pressure is increased by, if pressure is increased को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, आप इसे नॉर्मली भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, if pressure is increased by 50%, अगर प्रेशर 50% बढ़ा दिया जाए डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा मेरा नया वॉल्यूम?
क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रेशर ऑफ अ गैस, एक गैस का प्रेशर है, उसे हमने एक सिलेंडर के अंदर कन्फाइन कर दिया, सिलेंडर के अंदर बंद कर दिया। एक चीज याद रखना, जिस दिन हमने सिलेंडर खोल दिया वो गैस एस्केप हो जाएगी और ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, बॉयल्स लॉ कब लगता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और जब गैस कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है। अगर मैंने खोल ही दिया कंटेनर, गैस निकल जाएगी, तो अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि अमाउंट तो एस्केप हो गई ना, तो इस वजह से ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। वो भी बताऊंगी क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो अब देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला आपको दिया है, दी प्रेशर हमने कन्फाइन किया तो कितना था, P1 कितना है 280 mm, V1 कितना है डियर स्टूडेंट्स 10 लीटर है। आगे देखिए, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, अब नेक्स्ट वॉल्यूम बताना है, मतलब V2 बताना है हमें। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, अब देखो प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, पहले तो नॉर्मल टाइप बताई थी, P1 P2 V1 दे दिया, सीधा मतलब V2 निकालो, है ना। अब यहाँ पर क्या आपको परसेंटेज टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो देखो ये कैसे निकालते हैं। जो P2 होगा वो क्या होगा, जो इनिशियल हमारा प्रेशर था, इनिशियल प्रेशर कितना था 2 atm प्लस कितने परसेंट वो इंक्रीज हुआ है 50%, तो 2 का 50%, क्योंकि वो इंक्रीज हुआ है तो मतलब कितना हुआ है प्लस जो पहले था वो आएगा उसका फाइनल प्रेशर। अब बच्चे पता क्या गलती करते हैं, सीधा 2 इंटू 50/100 कर देते हैं, +2 करते ही नहीं है। लेकिन ये गलती नहीं करनी, उसने कहा है प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय भी, इतना और इंक्रीज इसमें हो गया। तो P2 तो फाइनल होता है ना, P1 क्या होता है इनिशियल होता है, P2 क्या होता है फाइनल होता है। फाइनल में क्या आएगा, इनिशियल प्लस और कितना परसेंट बढ़ा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इसको कट करूंगी, तो मेरा जो P2 आ जाएगा, P2 आ जाएगा 3, P2 कितना आ जाएगा मेरे पास 3 atm आ जाएगा। अब मेरे पास सिंपल सी चीज़ है, मैंने क्या लगाना फॉर्मूला, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। एक चीज़ और इसमें मेंशन कर लेना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है, ठीक है। अब P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 है, P1 है 2 atm, वॉल्यूम है 10 लीटर, P2 3 आ गया, V2 निकालना है, इसको नीचे ले आओगे 20/3 हो जाएगा, तो 20/3 लीटर्स हमारा क्या आ गया, V2 आ गया, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखो कैसे, पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। मैंने आपको क्वेश्चन में दिया, अभी पहले प्रेशर था 2 atm, एक सिलेंडर के अंदर गैस कन्फाइन की गई, वॉल्यूम था 10 लीटर। उसके बाद ये देखा गया भी जब प्रेशर को हमने 50% और बढ़ा दिया, इज इंक्रीज बाय 50%, तो क्या वॉल्यूम होगा। अब आपको क्या करना है, P2 निकालने के लिए ये नहीं भी 2 का 50% कर दो, नहीं, इतना तो इंक्रीज हुआ है, किसके अंदर इंक्रीज हुआ है, जो पहले प्रेशर था उसके अंदर इंक्रीज हुआ है, तो पहले प्रेशर को भी ऐड करोगे इसके अंदर, तो 2 + 2 × 50/100 होगा। इकलौता ये नहीं होगा, मैं दोबारा कह रही हूँ, स्टार मार्क करके वहाँ डब्बे में बना के लिख लेना भी, ये गलती सारे स्टूडेंट्स करते हैं। अभी याद होगा, ठीक है, 10-15 दिन बाद आप भूल जाओगे भी ऐसा कुछ है, आप सीधा कर दोगे 50। इतना इंक्रीज्ड बाय है, बाय वर्ड का मतलब इसमें और ऐड करना पड़ेगा आपको इनिशियल के, ठीक है। तो फिर P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 लगाकर आपका जो आंसर आएगा, V2 वॉल्यूम आएगा, जो हमारा फाइनल वॉल्यूम आएगा वो आएगा 20/3 लीटर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आप करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अब देखते हैं भी आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये तो नॉर्मल इक्वेशन बेस्ड है, जैसे ये टाइप 2 थी जो बताया है, इंक्रीज बाय का कंसेप्ट जो है, अगर कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, हाँ जी, डायग्राम में फटाफट से बना देती हूँ आप सबके लिए। देखिए क्या है, ये एक बल्ब है डियर स्टूडेंट्स, ये एक मैंने बल्ब बनाया, ये बल्ब एक मतलब मैं कहूँ ट्यूब से दूसरे बल्ब से कनेक्टेड है, देख पा रहे हो, ये एक बल्ब, ये बल्ब ए है, ये बल्ब बी से कनेक्टेड है, और यहाँ पर बीच में एक लगा हुआ है स्टॉप कॉक, ऐसे ट्रायंगल सा बना हुआ है, इसे बोलते हैं स्टॉप कॉक। जो बल्ब ए है डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रेशर है 5 atm, जो इसके अंदर गैस है, बल्ब ए के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर है 5 atm, जो उसके अंदर वॉल्यूम है वो है 10 लीटर्स, और जो बल्ब बी है उसके अंदर वॉल्यूम वो कहते हैं 15 लीटर है। अब वो आपसे पूछता है व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, व्हाट will be final pressure if stop cock is opened। टेम्परेचर कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको बता दूं, अगर मैं स्टॉप कॉक को ओपन कर देती हूं, अगर मैं क्या कर रही हूं,
स्टॉप कॉक को ओपन कर रही हूँ, तो मुझे ये बताइए भी इस केस के अंदर जो मेरा प्रेशर आएगा, फाइनल प्रेशर, वो कितना आएगा। 2 मिनट का टाइम देती हूँ और करने को देती हूँ। आप में से कई स्टूडेंट्स बड़े इजीली इसे कर लेंगे, लेकिन उनका वो इजी मेथड गलत हो जाएगा। ट्राई कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। वीडियो को पॉज करना है, आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान से, ये है मेरा बल्ब 1। देखो क्या होता है, भी सिलेंडर के अंदर गैस भरी जा सकती है, बल्ब के अंदर गैस होती है, राइट। तो हमने इसके अंदर गैस बंद की और यहाँ पर इस टाइम पर जो डायग्राम बनाया है, ये स्टॉप क्लॉक क्या है, ये क्लोज्ड है। ये क्या है, क्लोज है, यानी कि बंद है। अब इस फर्स्ट केस के अंदर देखिए, बल्ब ए के केस में क्या होता है, बेसिकली आप देखोगे प्रेशर है 5 atm और वॉल्यूम है 10 लीटर। बाद में आप देखोगे वॉल्यूम है 15 लीटर। अब एक चीज सोच के बताइए मुझे, अभी ये क्लोज्ड है, आप सबने पता क्या किया होगा, आपने क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। भाई अपना काम कर दिया, P1 दे रखा है 5, V2 दे रखा है 10, P2 निकालना है और V2 हमें 15 दे रखा है। आपने ऐसे सॉल्व किया होगा, लेकिन ये गलत है। ये गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि मैंने कहा था ये तभी एप्लीकेबल होगा जब अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट होगी। और यहाँ पर तो स्टॉप को खोल दी। स्टॉप को खोलने का मतलब क्या है, भी गैस इधर से इधर जा रही है, ठीक है। स्टॉप को खोलने का मतलब गैस इधर से इधर चली गई और जाने के बाद का प्रेशर निकालना है, जाने के बाद का प्रेशर निकालना है डियर स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला अभी के लिए गलत हो गया। हाँ लगेगा यही, क्योंकि स्टॉप को ओपन होने के बाद निकालना है। ये नहीं भी गैस जा रही है और उसके बीच में हमने कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको जो नया आपको कहूँगी, जो नया वॉल्यूम होगा, देखो प्रेशर तो 5 atm ही है, वॉल्यूम एक खुद सोच के बताइए। यहाँ पर 10 लीटर की गैस थी, जब हमने स्टॉप को खोला होगा, ये 10 लीटर में से कुछ लीटर तो उधर चला गया होगा या पूरा का पूरा लीटर वॉल्यूम शिफ्ट हो गया होगा। तो जो हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा ना स्टूडेंट्स, वो 10 + 15 होगा। अब बच्चे ये गलती करते हैं, वो सीधा 15 ले लेते हैं। 15 नहीं आएगा। जब आपको कोई ऐसा केस देखने को मिल जाए भी वो क्लोज था और बाद में ओपन कर दिया गया, ओपन करने के बाद एंड में, ठीक है, ओपन करने के बाद आपने फिर से इसको बंद कर दिया, तो उस टाइम पर क्या वॉल्यूम लोगे, उस टाइम पर आप टोटल वॉल्यूम लोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ गैस यहाँ से चली गई, ठीक है। तो वॉल्यूम में इकट्ठा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 लीटर्स। तो यहाँ पर 25 हो गया। अब आप लगाओगे P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 देखिए क्या है, P1 हमें दे रखा है 5 और V1 हमें दे रखा है 10। तो 5 × 10 इज इक्वल्स टू P2 निकालना है, V2 25 आ गया। इसे सॉल्व कर लो, आपका P2 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है टाइप 3, जहाँ बच्चे गलती करके आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करने वाली हूँ, आप सबके लिए यहीं पर नोट करने वाली हूँ। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करा रही हूँ और टेंशन ना लीजिए भी, अगर आप कहोगे भी मैम हमें भी होमवर्क दीजिए, तो वो स्वर्ण सीरीज़ वगैरह हमारी आएगी आगे जाकर। और कम्युनिटी पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कम्युनिटी भी देख सकते हैं। कम्युनिटी पे मैं क्वेश्चंस डाल दूंगी लाइक 2-3 डेज में इसके, क्योंकि अभी तो आप वीडियो देखेंगे भी, है ना। तो क्वेश्चन एज योर होमवर्क उस पर मिल जाएंगे आपको। आप टाइप को समझिए, अलग अलग टाइप आपसे जो पूछी जा सकती है। कंसेप्ट हमने सारे लेके चलने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए क्या क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नोट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ बैलून, वॉल्यूम ऑफ अ गैस बैलून, ये थर्ड क्वेश्चन है गेस, है ना। वॉल्यूम ऑफ अ गैस बैलून एट 2 atm प्रेशर is 10 liter. Gas starts leaking from the balloon. बैलून से गैस लीक होनी शुरू हो चुकी है एंड वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 5 लीटर। वॉल्यूम क्या है, 5 लीटर रिड्यूस हो जाता है। What is the final volume of pressure? What is final? Find volume final of pressure. खुद सोचो कैसे होगा। P1 V1 is equals to P2 V2? नहीं डियर स्टूडेंट्स, गैस लीक हो रही है। गैस लीक हो रही है मतलब अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट नहीं है। कंडीशन ये थी, बॉयल्स लॉ कहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट करो और अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट करो। यहाँ अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ नहीं है, वो लीक हो रही है, तो ये नहीं लगेगा। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन आगे जाके मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन लगती है वो लगती है PV इज इक्वल्स टू nRT। तो आप स्टार मार्क लगा के लिख सकते हैं, whenever the amount of gas is not constant, that is it starts leaking, Boyle's law is not applicable for that situation, ठीक है। Whenever the gas starts leaking or the amount of gas is not constant, then Boyle's law is not applicable,
ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब एक और क्वेश्चन कराती हूँ परसेंटेज चेंज का। एक और टाइप है परसेंटेज चेंज की, याद रखना वहाँ पे आपको पेपर में मिलेंगे, एग्जामिनर बुद्धू जरूर बनाएगा आपको भी गैस लीक होनी शुरू हो गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो देखिए क्या है फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज change in pressure, calculate the percentage change in pressure if percentage change in volume is 25%। अगर आपके वॉल्यूम के अंदर स्टूडेंट्स मैं कहूँ भी कितना प्रेशर चेंज हो गया, हाँ जी, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं पहले। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, हमें परसेंटेज चेंज प्रेशर के केस में निकालना है। अगर उसका जो वॉल्यूम है वो कितना परसेंटेज चेंज हो गया, 25% हो गया। अब इसके दो केस हो सकते हैं, इसके क्या होंगे, दो केस होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करो और मुझे करके दिखाओ, एक बार सोच के देखो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको आता है ना, तो हमें लेट करना होता है। हम एक्स वाई लेट नहीं करते, लेकिन हम 100 लेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ना तो परसेंटेज, मतलब ना तो हमें प्रेशर का अमाउंट दे रखा है, ना ही हमें किसका अमाउंट दे रखा है, ना ही हमें वॉल्यूम का अमाउंट दे रखा है ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं कहूँगी परसेंटेज चेंज हमें प्रेशर में निकालना है। तो मैं लेट करती हूँ भी मेरा P1 था 100 और वॉल्यूम भी, वो कहते हैं वॉल्यूम में भी 25% चेंज आया, तो V1 भी मैंने ले लिया 100, मतलब प्रेशर भी मेरा 100 है, मेरा V1 भी 100 है। अब जो यहाँ से P2 होगा, वो कहते हैं परसेंटेज चेंज तो निकालना है, मतलब P2 को तो अभी हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम कितना परसेंट चेंज हुआ, 25%। ठीक है, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, एक बार मैं फर्स्ट केस करके दिखा रही हूँ, 25%। अगर मैं कहूँ भी 25% बड़ा है, दो केस कौन से होंगे भी, उसने सिंपल बता दिया हमें परसेंटेज चेंज 25 है, ये नहीं बताया भी वो बढ़ रहा है परसेंटेज 25% या डिक्रीज हो रहा है 25%। तो दोनों केस लेके चलेंगे, पेपर में आपको जो ऑप्शन दिखेगा आप उसे करेक्ट करेंगे। वैसे तो वो मेंशन करेगा, लेकिन नहीं करता तो आपको देखना, आपका ये नहीं अभी दो ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, नहीं एक ऑप्शन मिलेगा उनमें से। तो अब यहाँ देखिए V2 उसने बोला, अभी उसने 25% और चेंज कर दिया। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है, आप देखो हमने V1 क्या लिया था, 100% लिया था, V2 हमने क्या कहा, अभी 25% और बढ़ गया, तो मतलब टोटल V2 कितना बढ़ गया, 125। कैसे, 100 पहले था और 25% और बढ़ गया। अब आप कहोगे मैम 25% है तो 25/100 करें, नहीं, देखो क्यों नहीं ऐसा करना, क्योंकि V1 हमने 100 लिया, हमने ये भी लेट ही किया था, ये हमने 100% ही लिया। अगर ये 100% ले रही हूँ तो इस 100% में मैं 25% और जोड़ूंगी तो 125% हो जाएगा, मतलब इट इज़ अबाउट 125। लेट कर रहे हैं, इस वजह से हम ऐसे नहीं करेंगे, भी 25/100 कर दिया, राइट। अब V2 आ गया 125, आपने निकालना है P2, सिंपल फॉर्मूला है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 डियर स्टूडेंट्स। P1 V1 जब आप कहोगे भी P2 V2 के इक्वल है, तो P1 की वैल्यू है 100 और हमारे पास V1 की वैल्यू भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, 100 है ना, और P2 की वैल्यू निकालनी है और V2 की वैल्यू है 125। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉरी, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी स्टूडेंट्स, आप देखिए क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 अपॉन 125, इसे 5 के टेबल पे काट देती हूँ, 25 और ये 20, 4 और ये 5, 5 और ये 20, यानी कि 80। अब अपना P2 कितना आ गया, 80 आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, अब उसने क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज निकालना है प्रेशर में, हमने P2 निकाल दिया। अब एक और गलती बच्चे करेंगे, यहाँ P2 तक निकाल के छोड़ देंगे, लेकिन हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लिख लीजिए, यहाँ कर देती हूँ। परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला होता है, जो चेंज आया, मतलब जो उन दोनों में माइनस करके आप डिफरेंस निकालोगे, अपॉन इनिशियल जो था हमारा प्रेशर इनटू 100। अब चेंज कितना आया, पहले था प्रेशर 100, बाद में हो गया 80, पहले था 100, बाद में हो गया 80, तो कितना चेंज आया, 20 का चेंज आया। इनिशियल कितना था, 100, मतलब P1 कितना था, 100 इंटू 100 करना है, तो ये कितना आ गया, 20, यानी कि 20% चेंज इन प्रेशर हुआ है। क्लियर है, दोबारा बताती हूँ एक बारी, ये इंक्रीज का केस है, केस नंबर 1, इसमें केस नंबर 2 भी देखेंगे। देखो मैंने आपको बोला परसेंटेज चेंज निकालना है प्रेशर के अंदर, अगर हमें परसेंटेज चेंज वॉल्यूम के अंदर दे दिया जाता है 25%, तो मैंने लेट कर लिया, अभी P1 मेरा 100 है और V1 भी मेरा 100 ले लिया। अब वॉल्यूम के अंदर उसने कहा परसेंटेज 25% बड़ा है, मतलब मैं बोल रही हूँ भी बड़ा है, कम भी हो सकता है, कम वाला केस भी लिखेगा। अगर बड़ा है तो 125 हो जाएगा, ऐड कर दो 100 में, सिंपल। और अगर इसके बाद मैं आपको बोलूँ भी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए
हमारा जो ये है भी मैं कहूँ, सॉरी यहाँ पर जो हमारा है, मैंने वो क्या बोला, P1 V1 100 लिया था, P2 निकालना है और V2 हमारे पास 125 है, तो इसे कैलकुलेट किया 80 आ गया, P2 80 आ गया, लेकिन पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर। परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। चेंज आया हमारा, पहले 100 था, बाद में 80 हो गया, चेंज 20 का आ गया, अपॉन इनिशियल कितना था, 100 था, इंटू 100, तो कितना आ गया 20%। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस के अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या बताना है, डिक्रीज है, मान लो 25% वो डिक्रीज कर जाता है, तो P1 V1 तो 100 ही लेना है, इसको ऐसे लिख देती हूँ, P1 V1 कितना लेना है हमने, तब भी 100 ही लेना है। हाँ जी, अब देखिए, अब V2 मैंने बोला भी 25% डिक्रीज करता है, मान लो, तो पहले कितना था 100, अब 25% डिक्रीज कर दिया तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ऐड नहीं करोगे। अगर इंक्रीज करेगा तो आप ऐड करोगे, डिक्रीज करेगा तो माइनस करोगे, तो ये 75 आ गया। अब फिर से करते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, P1 है 100, V1 है 100, P2 निकालेंगे और V2 है 75, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ नीचे आ जाएगा ये V2। अब देखो, इसको मैं 5 के टेबल पे भेज रही हूँ, ओके, ठीक है, 4 पे गया, 3 पे, तो ये आ गया 400/3, ये कितना आ गया, 400/3 आ गया डियर स्टूडेंट्स, तो 133.3 आएगा आपका। अब देखो, अब मैंने बोला परसेंटेज चेंज इन प्रेशर निकालना है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन इनिशियल। चेंज कितना हुआ, पहले था 100, बाद में था 133.3, कितने का गैप आया, गैप देखना, प्लस माइनस साइन नहीं देखना, गैप देखना, तो गैप कितना का आया 33.3 अपन इनिशियल कितना था, मतलब पहले कितना था, पहले था 100, तो अपन 100 हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो यहाँ से कितना परसेंटेज चेंज आ गया प्रेशर में, 33.3% परसेंटेज चेंज आ गया हमारा प्रेशर में डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन, जो कि हमारा मैं कहूँ लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से हमारा ये था, तो आप इसको क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अभी तो मैंने आपको एक आधा क्वेश्चन शायद है, तो वो मैं आपको क्या करने वाली हूँ, सेम टाइप का था जैसे परसेंटेज आपको चेंज का दिखाया था, तो वो कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा। टाइप सारी मैंने कवर कर दी है क्वेश्चन की। अब देखिए, अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। मतलब अगर आपको कभी ग्राफ दे दिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो नॉर्मल ग्राफ जो PV इज इक्वल्स टू K है, उस पर क्या होता है, देखो हमें पता है कि P का प्रोपोर्शन साइन जब हमने हटाया था तो K इंटू 1/V आ गया था, है ना। तो अब स्टूडेंट्स, ये कौन सा ग्राफ होता है, तो y प्लस mx। मतलब ये वैसे तो क्या है, हल्की फुल्की मैथ्स अगर आपको पता है तो इट्स गुड, आप ये इजीली बता सकते हो। लेकिन जैसे कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड से है तो टेंशन मत लीजिए। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम इक्वेशंस लिखते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो c इधर 0 होता है, जैसे y इज इक्वल्स टू mx, y एक्सिस पर मतलब कि प्रेशर है, y एक्सिस पर प्रेशर है। m क्या होता है, m होता है स्लोप। स्लोप होता है ऐसे, जो मतलब चाहे वो कर्व्ड आए चाहे वो स्ट्रेट आए, लेकिन उसे स्लोप बोलते हैं। तो ये k क्या है, m है, इसीलिए मैंने m लिखा है, ये स्लोप है। और x क्या होता है, जो x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है 1/v। तो आपको पता है हमने प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो हमें स्लोप क्या मिली है, k मिली है, जो कि क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। k क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो स्लोप इसकी इस हिसाब से आएगी। क्लियर है। अब आगे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, क्या होता है भी, इधर देखो, यहाँ पर मैं बोलूँ अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए भी इधर मतलब y एक्सिस पे प्रेशर है, x एक्सिस पे 1/v है, और 3 स्लोप दे दी जाती है, T1 टेम्परेचर पर, T2 पर, T3 पर। अब आपसे पूछा जाता है भी इनका ऑर्डर बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। तो आपको पता है भी ये जो k है, मैंने आपको बताया था पहले तब भी, k क्या होता है, nRT के इक्वल होता है, याद होगा स्टार्टिंग में कहा था। मतलब k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। तो देखो यहाँ पर जिसकी वैल्यू k की ज़्यादा होगी, वो टेम्परेचर का जो स्लोप होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये देखो k की वैल्यू कैसे बता सकते हैं, जिसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल ज़्यादा, फिर इसका कम, फिर इसका कम। मतलब T1 जो है वो ज़्यादा होगा, फिर T2 और सबसे कम क्या है T3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तभी मैंने कहा था भी k जो है वो nRT के इक्वल है, इसको अच्छे से समझ लो भी वो उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर। तो अगर k इसका ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, k इसका कम है तो इसका कम होगा, फिर इसका सबसे कम होगा। तो हमें ये ऑर्डर देखने को मिलता है। अब स्टूडेंट्स, ये तो ग्राफ था भी, प्रेशर को हमने y एक्सिस पे लिया और x एक्सिस पे 1/v को लिया। मान लो मैं अगर x एक्सिस पे 1/v की जगह सिंपल v ले लेती हूँ, ये तो बॉयल्स लॉ का एक्चुअल है, एक्चुअल जो होता है। अब एक और केस लेके आ रही हूँ, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप क्या करोगे, इसको नोट करोगे डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब जो सेकंड ग्राफ आता है वो आता है भी अगर हम y एक्सिस पे प्रेशर को लेते हैं और आपको बाय चांस वो ये आपको बोल देता है भी जो है x एक्सिस पे लेना है वो वॉल्यूम लेना है,
अब पहले क्या होता था हमारा y इज इक्वल्स टू mx होता था फॉर्मूला, अब हमारा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू m इंटू 1/x। समझ पा रहे हो, क्योंकि ये ग्राफ इसी चीज का है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल्स टू mx, और इस पे क्या दी जाती थी, प्रेशर इज इक्वल्स टू k इंटू 1/v, है ना। तो अगर मैं कहूँ भी मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 अपॉन कर दिया, तो वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम ऊपर जाएगा मतलब एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम आ जाएगा। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, जो प्रीवियस केस था उसमें हमारा फॉर्मूला होता था P इज इक्वल्स टू के इंटू 1/v। इसका मतलब क्या होता था, x की जगह पर हम 1/v ले रहे हैं, x एक्सिस पे 1/v ले रहे हैं। अगर मैं इसको 1/x कर दूं मतलब वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा तो वो ये ग्राफ बन जाएगा। अब ये जो ग्राफ बनता है ये ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आप नोट भी कर सकते हो, और इस ग्राफ का नाम होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, एक चीज याद रखिए, आइसोथर्मल मैंने क्यों बोला, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। आपको मैंने पता है बॉयल्स लॉ में बोला था अभी सेम टेम्परेचर पर होता है, यहाँ पे ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम में है तो टेम्परेचर सेम है, इस वजह से इसे आइसोथर्मल बोलते हैं। अब ये ऐसा क्यों आया, ये स्ट्रेट क्यों नहीं आया, ये सोचिए। देखो यहाँ पर क्या है, भी प्रेशर इंटू जो स्लोप इंटू 1/v हो जाएगा, पहले v ऊपर था क्योंकि अब यहाँ पर हम x एक्सिस को 1/x ले रहे हैं इस वजह से, ठीक है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, मान लो वॉल्यूम 0 है, अगर वॉल्यूम 0 है तो प्रेशर कितना होगा, इन्फिनिटी। वॉल्यूम 0 है तो प्रेशर कितना होगा, इन्फिनिटी, मतलब ये देखो ऊपर जा रहा है। अगर मैं कहूँ भी वॉल्यूम इन्फिनिटी है, वॉल्यूम क्या है, इन्फिनिटी है, तो प्रेशर इस टाइम पर क्या है, 0 है, तो ये ऐसे बनेगा। इसे ज्वाइन कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको सिर्फ समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इसको ऐसे ही देख लीजिए भी, अगर आपको ये आता तो आप ये इजीली बता सकते हो। स्ट्रेट है तो ऐसे बनेगा, और जब इन्फिनिटी और 0 वाला कंसेप्ट है तो वो हाइपरबोला बनेगा। अब ये ग्राफ है, मान लो इस ग्राफ पे मैं बोल देती हूँ भी ये T1 टेम्परेचर, ये T2, ये T3, T1 T2 T3 में से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो ऐसे केस में हम कैसे कर सकते हैं, आपने एक चीज को कांस्टेंट ले लो, जैसे कांस्टेंट का मतलब कि ये प्रेशर है ना, ये प्रेशर की लाइन है, तो यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 है, 5 है, मतलब तीनों केसेस के लिए 5 जो ATM प्रेशर है वो कांस्टेंट हो गया, मैंने प्रेशर कांस्टेंट ले लिया। अब क्या करो, यहाँ 3 लाइंस बनाओ जो नीचे टच करती है वॉल्यूम वाले ग्राफ पे। ये क्या हो जाएगा, V1, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा V3। अब आपको पता है इसका क्या हमारी इक्वेशन थी, इसकी इक्वेशन थी P इज इक्वल्स टू K इंटू 1/V। अब प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट कर दिया, तो ये क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू K अपॉन V है ना, ये इधर आ जाएगा, PV इज इक्वल्स टू K आ जाएगा इधर से। तो यहाँ से मैं आपको क्या बोल सकती हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं कह सकती हूँ अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो V, मतलब मैं कहूँ भी K जिसका ज्यादा होगा उसी का V ज्यादा होगा, सॉरी K की वैल्यू बतानी है, मतलब ये देखो हमें इधर टेम्परेचर का बताना है ना, भी टेम्परेचर का क्या हुआ, टेम्परेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर देखो वॉल्यूम जिसका ज्यादा उसका K ज्यादा, जिसका K ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, तो यहाँ पर V1 इतना है, V2 इतना है और V3 इतना है, मतलब V3 सबसे ज्यादा है, फिर V2 है, फिर V1 है। अब जो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो K भी ज्यादा होगा, मतलब K3 ज्यादा है, फिर K2 है और फिर K1 है, तो टेम्परेचर का भी यही हो जाएगा, T3 ज्यादा है, फिर T2 है, फिर T1 है। समझ पा रहे हो, एक चीज को कांस्टेंट करो, लाइनें ड्रॉ कर दो, आपको पता है 20 को इधर ले जाओगे तो PV हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा K की वैल्यू। अब वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा K उतना ज्यादा होगा, और आपको पता है K इज इक्वल्स टू nRT होता है, तो K ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर आपको बोल दिया जाए भी PV और P में ग्राफ बनाओ, तो आपको इतना तो पता है ना भी PV जो है वो nRT के इक्वल होता है, और nRT कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ में, यानी कि K है। तो अगर PV में कहते हैं कांस्टेंट है, PV कांस्टेंट है, मतलब ये y एक्सिस कांस्टेंट है, और जब ये कांस्टेंट होता है, अभी प्रेशर का दिखाया था, ये चीज़ कांस्टेंट है, तो क्या चेंज हो रहा है, P चेंज हो रहा है ना, देखो ऐसे से P चेंज हो रहा है ना, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसे ही PV और V के अंदर अगर मैं कहूँ तो हमें पता है PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, PV मतलब कांस्टेंट है, तो ये चीज़ कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो ये ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, आपने वीडियो को पॉज करके इसको ड्रॉ करना है। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारा बॉयल्स लॉ जो है टॉपिक, मतलब फर्स्ट गैसियस लॉ, वो फिनिश होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया गैस लॉ होता क्या है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया स्टेटमेंट क्या होती है, फिर हमने किया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और अब लास्ट में हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो होप सो आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और क्वेश्चंस मैं आपको कह रही हूँ आपको कम्युनिटी पे भी मिल जाएंगे विद इन 2-3 डेज, और साथ ही साथ हम स्टूडेंट सीरीज जब निकालेंगे तो वहाँ भी कवर हो जाएगा। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिसने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।